नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी दत्त। सुबह के 8 बज रहे हैं और दिन की बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। पहली खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली खबर हिमाचल प्रदेश से है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल चुनाव को लेकर शिमला में जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। इसके साथ ही नड्डा शिमला में रोड शो भी करेंगे। वहीं दूसरी खबर भी हिमाचल से ही जुड़ी हुई है, जहां कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी हमीरपुर में जनसभा को संबोधित करने जा रही हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी ऊना में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित भी करेंगी। तो इस तरीके से इन 8 बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है। लेकिन पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की आज की, जो हिमाचल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहने वाले हैं। शिमला में जनसभा और रोड शो भी करेंगे। शिमला, कोटखाई, रोहडू में जनसभा करेंगे। 12 नवंबर को हिमाचल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान में अपनी तैयारियों के साथ उतर चुके हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के शिमला में रोड शो करने जा रहे हैं। इस दौरान जेपी नड्डा शिमला, कोटखाई और रोहडू में जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव एक चरण में ही खत्म हो जाएगा। चुनावी प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच पहुंच रहे हैं। नड्डा हिमाचल के दौरे पर है। रविवार को उन्होंने हिमाचल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि डबल इंजन सरकार के कार्यों से प्रत्येक परिवार के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। सड़क, पानी, बिजली, गैस जैसी बुनियादी सुविधाएं हर व्यक्ति के लिए सुलभ हुई हैं। जनता हमारे जन सेवा के विकल्प के साथ है। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर प्रियंका गांधी रहने वाली है। आज हमीरपुर और ऊना में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। ऊना में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को भी संबोधित करेंगी। 10 नवंबर को शिलाई में प्रियंका गांधी रैली करेंगी। 8 नवंबर को शिमला में नेताओं से खड़गे की मुलाकात भी है। बनूटी, नालागढ़ में चुनावी जनसभा भी करेंगे खड़गे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार भी तेजी पकड़ने लगा है। 7 नवंबर को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हमीरपुर और ऊना जिले के कांगड़ा में जनसभा करेंगी। शाम को उनका गगरेट में रोड शो होगा। 10 नवंबर को सुबह शिलाई विधानसभा क्षेत्र के तहत सतौन में प्रियंका गांधी की रैली होगी। दोपहर बाद राजधानी शिमला में प्रियंका गांधी का रोड शो होगा। पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 नवंबर को शिमला पहुंचेंगे। यहां पार्टी नेताओं के साथ खड़गे की बैठक प्रस्तावित है। 9 नवंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे शिमला ग्रामीण के तहत बनूटी और नालागढ़ हल्के में चुनावी रैलियां करेंगे। पार्टी का युवा चेहरा सचिन पायलट के भी हिमाचल में चुनाव प्रचार का अगला शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। हमीरपुर और ऊना में प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी जनसभा होने वाली है। ऊना में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी और साथ ही नवनिर्वाचित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहां पर पहुंचेंगे और लोगों से मुलाकात भी करेंगे। 8 नवंबर को शिमला में नेताओं से भी मिलेंगे खड़गे। 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में बात तीसरी बड़ी खबर की। गुजरात दौरे पर सीएम अशोक गहलोत हैं। गहलोत के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन है। आणंद जिले में परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। संकल्प यात्रा के जरिए मतदाताओं को बड़ा संदेश देने की कोशिश। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत इन दिनों गुजरात के दौरे पर हैं। अशोक गहलोत के दौरे का आज के तीसरा दिन है। गुजरात के आणंद जिले में परिवर्तन संकल्प यात्रा है। अशोक गहलोत की इस यात्रा में कांग्रेस के कई बड़े लीडर शामिल होंगे। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस अपने मतदाताओं को बड़ा संदेश देने जा रही है। दरअसल गुजरात में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस इस बार किसी भी कीमत पर गुजरात को जीतने की कोशिश में है। साल 1995 से गुजरात में बीजेपी सरकार है, मगर आम आदमी पार्टी की एंट्री ने गुजरात के चुनावों को और दिलचस्प बना दिया है। कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा कुछ दिन पहले ही निकलने वाली थी, मगर मोरबी हादसे के बाद कांग्रेस ने अपनी इस रैली को स्थगित कर दिया था। तो आज सीएम अशोक गहलोत के गुजरात दौरे का तीसरा दिन है। यात्रा निकालेंगे, परिवर्तन यात्रा, मतदाताओं को संदेश देने की कोशिश करेंगे। आणंद जिले में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गुजरात में भी 2 फेज में चुनाव की अनाउंसमेंट हो चुकी है। 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है, 8 दिसंबर को मतगणना होनी है और इसके पहले नेताओं का तांता गुजरात में लगा हुआ है, जहां राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे हुए हैं। साफ तौर पर यहाँ जो
राजस्थान के वोटर से गुजरात में उन्हें साधने की कवायद कांग्रेस के द्वारा की जा रही है और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत यहां चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। और अब चौथी बड़ी खबर आपको बताते हैं। गुजरात दौरे पर केजरीवाल और भगवंत मान। सीएम केजरीवाल के गुजरात दौरे का चौथा दिन है। राजकोट रूरल और कलावर जेतपुर में भी केजरीवाल की रैली है। लिमखेड़ा और छोटा उदयपुर में भगवंत मान का रोड शो है। अरविंद केजरीवाल 4 नवंबर से 8 नवंबर तक गुजरात दौरे पर हैं। गुजरात चुनाव के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों में दरअसल हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के लिए गुजरात में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रही है। आम आदमी पार्टी इस बार भी गुजरात के विधानसभा चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल के गुजरात दौरे का ये चौथा दिन है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस वक्त गुजरात में ही मौजूद है और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जोरदार तरीके से प्रचार कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल गुजरात के राजकोट रूरल, कालावर, जेतपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि पंजाब के सीएम भगवंत मान लिमखेड़ा और छोटा उदयपुर में रोड शो करेंगे। और अब बात करेंगे दिल्ली नगर निगम चुनावों की, जहां तारीखों का ऐलान तो हो गया है। एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है। एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आज से चुनाव के लिए नामांकन होना है। नामांकन पत्र की 16 नवंबर तक स्क्रूटनी होगी। 14 नवंबर को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 19 नवंबर नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। दिल्ली में 250 वार्ड पर चुनाव होने हैं। 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के नतीजे आएंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दिल्ली के चुनाव आयुक्त विजय देव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एमसीडी चुनाव के लिए 7 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 14 नवंबर नामांकन की आखिरी तारीख होगी। इसके बाद 4 दिसंबर को वोटिंग, 7 दिसंबर को नतीजों की घोषणा। दिल्ली के 250 वार्ड में इलेक्शन करवाए जाएंगे और ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। उनके मुताबिक इस बार के चुनाव में 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। इनमें पुलिस भी शामिल होगी। विजय देव के मुताबिक एमसीडी चुनाव में 250 एआरओ, 2000 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 68 जनरल ऑब्जर्वर तैनात होंगे। साथ ही मॉडल बुक ऑफ कंडक्ट की एक बुकलेट जारी की जाएगी, जिसमें सारे प्रावधानों का जिक्र है। चुनाव प्रचार में बिना परमिशन लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। दिल्ली के चुनाव आयुक्त के मुताबिक एमसीडी चुनाव की घोषणा होते ही दिल्ली में आचार संहिता लागू हो गई है। नवंबर को एमसीडी के परिसीमन के बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके बाद एमसीडी चुनाव को लेकर रास्ता साफ हो गया था। गृह मंत्रालय के जरिए जारी 800 पन्नों की नोटिफिकेशन में कहा गया था कि दिल्ली में नगर निगम के वार्डों की संख्या अब 250 होगी। आज से नामांकन की प्रक्रिया भी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। एमसीडी चुनाव को लेकर के नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया था। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आना है। शिक्षा नौकरी में 10% आरक्षण का ये पूरा मामला है। सीजेआई यूयू ललित की पीठ ये फैसला सुनाने वाली है। 5 जजों की बेंच ने ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुनवाई 27 सितंबर को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत करने वाले 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता का निर्धारण करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पिछले महीने 103वें संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट सुबह 10:30 बजे 10% ईडब्ल्यूएस कोटा कानून की वैधता पर अपना फैसला सुनाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस जेबी पारदीवाला की 5 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में मामले में फैसला 7 नवंबर को ही आ सकता है। जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया था। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 5 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया था कि एससी, एसटी और ओबीसी में भी गरीब लोग हैं, तो ये आरक्षण केवल सामान्य वर्ग के लोगों को क्यों दिया जाता है। इसमें 50% का आरक्षण नियम का उल्लंघन होता है। पहले से ही ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी के लिए 7.5% कोटा तय है। ऐसे में 10% का ईडब्ल्यूएस कोटा 50% के नियम को तोड़ता है।
वहीं आज रूस दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। रूस के 2 दिन के दौरे पर रहने वाले हैं। लावरोव के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वो चर्चा करेंगे। भारत रूस के आर्थिक समझौतों पर ही यहाँ चर्चा होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान वो अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एस जयशंकर के दौरे की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मॉस्को दौरे के दौरान जयशंकर अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। यूक्रेन में जारी संघर्ष के बीच ये यात्रा हो रही है। पिछले कुछ महीनों में कई पश्चिमी देशों के जरिए दबाव बनाए जाने के बावजूद भारत ने रूस से रियायती कच्चे तेल का आयात बढ़ाया। फरवरी में यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से जयशंकर और लावरोव 4 बार मिल चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री ने अप्रैल में भारत का दौरा किया था। इस दौरे के दौरान लावरोव ने जयशंकर के साथ व्यापक बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पिछले साल दिसंबर में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत भी आए थे। और 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में बात 7वीं बड़ी खबर की। दिल्ली में आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। देश की सुरक्षा की नई चुनौतियों पर यहां चर्चा होगी। चीन पाकिस्तान से लगी सीमा की सुरक्षा पर भी चर्चा होगी। 5 दिन तक आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस ये कार्यक्रम चलेगा, जहां देश की सुरक्षा की नई चुनौतियों को लेकर दिल्ली में आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश की सुरक्षा के लिए खड़ी होने वाली नई चुनौतियों से निपटने पर चर्चा होगी। साथ ही चीन और पाकिस्तान से जुड़ी सीमा सुरक्षा पर भी इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। व्यापक समीक्षा करने के साथ उन उपायों पर भी मंथन करेंगे जिससे देश की 13 लाख सैनिकों वाली मजबूत सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सैन्य कमांडरों के साथ वार्ता का कार्यक्रम 10 नवंबर को प्रस्तावित है। सम्मेलन के दौरान उभरती क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े भू राजनीतिक असर पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन का आयोजन 7 नवंबर से 11 नवंबर तक दिल्ली में होगा। इस कार्यक्रम में सेना के भविष्य के लिए तैयार करने के संबंधित आवश्यक बदलाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी है, ताकि संचालन क्षमता को बढ़ाया जा सके। सेना के मुताबिक सम्मेलन के तहत तय गतिविधियों में प्रख्यात विषय विशेषों के साथ भारत चीन समसामयिक संबंधों पर वार्ता करना, राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष तकनीकी चुनौतियां जैसे विषय को शामिल किया गया है। पांच दिन तक आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस ये कार्यक्रम चलने वाला है। 7 नवंबर से लेकर के 11 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। आपको बता दें कि दिल्ली में इसका आयोजन होना है। देश की सुरक्षा की नई चुनौतियों के विषय पर यहाँ चर्चा होगी और साथ ही ये भी तय किया जाएगा कि आखिरकार आने वाले वक्त में भविष्य में किस तरीके से सेना की स्थिति को मजबूत किया जा सके। वहीं कांग्रेस पार्टी से दशकों पुराना नाता छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने रविवार को पार्टी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी को चुनौती दे सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली की पार्टी है। कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी की धर्मनिरपेक्षता की नीति के खिलाफ नहीं थे, बल्कि इसके कमजोर सिस्टम के खिलाफ थे। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, मैं अभी भी चाहता हूं कि कांग्रेस गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे। कांग्रेस पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी लंबे समय से सभी लोगों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर किसान, सभी को साथ लेकर चल रही है। आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए आजाद ने कहा कि आम आदमी पार्टी इन राज्यों में कुछ नहीं कर सकती। वो पंजाब में विफल हो गए हैं। पंजाब के लोग उन्हें दोबारा वोट नहीं देंगे। आप केवल दिल्ली की एक पार्टी है, वो पंजाब को कुशलता से नहीं चला सकते। केवल कांग्रेस ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को चुनौती दे सकती है, क्योंकि उसकी एक ज्वाइंट पॉलिसी है।
हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर है। सूबे की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने तो प्रचार में अपनी जान फूंक रखी है। एक तरफ जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद मोर्चा संभाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर दिग्गज नेता भी प्रचार करने के लिए हिमाचल पहुंच रहे हैं। इस कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हिमाचल के कुल्लू की गलियों में पहुंचे, जहां धामी ने कड़ी सुरक्षा में बीजेपी प्रत्याशी नरोत्तम ठाकुर के लिए घर घर वोट मांगे। पुष्कर धामी हेलीकॉप्टर के माध्यम से भुंतर एयरपोर्ट पर उतरे। उसके बाद उनका काफिला जिला मुख्यालय कुल्लू स्थित सर्किट हाउस पहुंचा, जहां से उन्होंने कड़ी सुरक्षा के बीच बालाबेहर ग्रीन पीस कॉलोनी होते हुए ढालपुर तक गलियों में जाकर प्रचार किया। और 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में इतना ही। 8 बजे की 8 बड़ी खबरों के बाद अब कुछ और खबरों की बात करते हैं। बात यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की, जहां मौसम में बदलाव के साथ बुखार का प्रकोप भी जारी है। डेंगू टाइफाइड बुखार ने लोगों को जकड़ा हुआ है। जिला अस्पताल में बुखार के मरीजों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। उधर मुजफ्फरनगर जिले में डेंगू के दर्जनों मामले सामने आए हैं, जिससे जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। इन सभी मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य सरकार ने जिले के सभी सीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डेंगू के लिए अलर्ट जारी किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक अस्पताल में 5 बेड बनाए गए हैं। इसके अलावा अस्पताल में एक विशेष वार्ड भी बनाया गया है, जिसमें 10 बिस्तर है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महावीर सिंह फौजदार ने कहा कि डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जिले में डेंगू से मौत की अफवाह फैलाई जा रही है, जो पूरी तरह गलत है। मुजफ्फरनगर में अब तक डेंगू से कोई मौत नहीं हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस समय जिले में डेंगू के 48 मरीज हैं। जब से डेंगू का ये सीजन में शुरू हुआ है, तब से जो है अब तक करीब 55 केस मिल चुके हैं। और ये 55 तो एक संख्या है शुरू से लेके अब तक। इसमें से कम 30-35 ठीक भी हो चुके हैं। और बाकी जो कुछ प्राइवेट अस्पतालों में एडमिट हैं, जिला अस्पताल में 2 मरीज एडमिट हैं और उनका पूरा उपचार किया जा रहा है। और डेंगू की रोकथाम के लिए हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। जिला अस्पताल में 10 बेड आरक्षित हैं, 25 बेड का वार्ड है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसके भी प्रयोग किया जाएगा। और जिला अस्पताल में कन्फर्मेशन की टेस्ट की भी सुविधा है। और प्लेटलेट्स जो कम होती हैं इस बीमारी में, अब तक जितने भी जिला अस्पताल में मरीज भर्ती हुए हैं, 5-8 एक दिन में भर्ती हुए थे, वो सब ठीक होकर घर जा चुके हैं और किसी में भी प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी है। फिल्म स्टार रवि किशन की फिल्म महादेव का गोरखपुर फिल्म की शूटिंग रविवार को जीडीए में की गई। शूटिंग के दौरान दक्षिण भारत के भी कई कलाकार मौजूद रहे। भोजपुरी में रिलीज होने वाली ये फिल्म बड़ी बजट की फिल्मों में शामिल है। ये फिल्म भोजपुरी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ समेत 5 भाषाओं में रिलीज होगी। फिल्म स्टार रवि किशन शुक्ला ने बताया कि ये बड़ी बजट की फिल्म है। फिल्म के निर्माता पहले फिल्म की शूटिंग केरल में करना चाहते थे, लेकिन मेरे आग्रह पर गोरखपुर में शूटिंग हो रही है। वो यहाँ आए और यहाँ के लोकेशन उन्हें पसंद आ रहे हैं। बता दें कि इस फिल्म में सांसद रवि किशन, प्रमोद पाठक, लाल राजश्री पोनप्पा, किशोर और पूर्व मिस दिल्ली मानसी सहगल समेत सुशील सिंह, विनीत विशाल, रविशंकर खरे मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशन राज प्रेमी कर रहे हैं। फिल्म के निर्माता राजेश मोहन हैं। फिल्म में 60% से अधिक कलाकार गोरखपुर के हैं और इस फिल्म के माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा है, अभिनय को बढ़ावा मिल रहा है। दक्षिण भारत से टीम यहाँ आकर काम कर रही है, जो गोरखपुर और पूर्वांचल के लिए गर्व की बात है।
खबर बागपत से, जहां खेकड़ा से गाजियाबाद के लोनी तक 709 बी हाईवे को दिन में लालटेन लेकर खोजने का अनोखा मामला सामने आया है। खेकड़ा के एक पूर्व फौजी करीब 30 किलोमीटर तक दिन में ही लालटेन लेकर के हाईवे खोजने निकले हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से यमुनोत्री तक 709 बी हाईवे के निर्माण कार्य जारी है, जिसके चलते 30 किलोमीटर का रास्ता बेहद जर्जर स्थिति में है और इस हाईवे से यात्रा करने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब खेकड़ा निवासियों पूर्व में लोकसभा चुनाव लड़ चुके सेवानिवृत्त फौजी ने इस हाईवे के शीघ्र निर्माण की मांग को लेकर एक अनोखा आंदोलन शुरू कर दिया है। पूर्व फौजी सुभाष चंद्र कश्यप ने दिन के उजाले में एक हाथ में लालटेन, दूसरे हाथ में प्रधानमंत्री मोदी का मुखौटा लेकर 30 किलोमीटर तक हाईवे की खोज की।